हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। आप सभी को पता है कि हम यूपी एआरओ आरओ की टेस्टिस को लगा रहे हैं और ये टेस्टिस हमारी है संस्कृति आईएएस की लगने वाली है। साथ में आज संस्कृति आईएएस की बात करेंगे। फुल टेस्ट चल रहा है। फुल टेस्ट का मतलब जिस तरीके से एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से अभी ये टेस्टिस में आ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो हमारे थे वो ऑलरेडी लग चुके हैं। आज सामान्य अध्ययन में मतलब जीएस के क्वेश्चन की 140 होते हैं, उसकी बात करेंगे, और सामान्य हिंदी में आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, उसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ में आरओ को ध्यान में रखते हुए हमने हर शनिवार को करंट अफेयर की सीरीज को चालू किया हुआ है। करंट अफेयर की सीरीज में 3000 प्लस क्वेश्चन है और प्रत्येक शनिवार को सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आती है। उम्मीद है आप लोग देखते होंगे। इसी चैनल पर आप लोगों को दृष्टि की, ध्येय की, सिविल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, मेक आईएएस की टेस्ट, मतलब कि मल्टीपल एग्जाम्स की, मल्टीपल कोचिंग्स की आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप जाके एक बार जरूर विजिट जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो 50 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी पहले लगा चुके थे, आप सभी को पता होगा प्रीवियस वीडियो में। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताइए। मयूर शर्मन जो है 18 अश्वमेध इन्होंने किए हुए थे। मयूर शर्मन के द्वारा 18 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। अगर हम बात करें मयूर शर्मन, हाँ ये सही क्वेश्चन है, लेकिन मयूर शर्मन की बात करें, इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? तो कदम राज्य की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। कौन सी? कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना है। और इनके द्वारा 18 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। ब्राह्मणों को असंख्य गांव इन्होंने भी गांव को इन्होंने दान में दिया था ब्राह्मणों को, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन कदमों की राजधानी की अगर बात करें तो कर्नाटक के उत्तरी केनरा में बेजंती या बनवासी जिले में इनकी जो राजधानी है वो पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन सही है। वाकाटक शासकों ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों को दक्षिण भारत की ओर प्रसारित करने हेतु सेतु के रूप में काम किया था। आप कहोगे दूसरा वाला भी सही है, तो हम डी पे टिक लगाएंगे। 1 और 2 दोनों हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के संपर्क से भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किन तत्वों का समावेश हुआ? तो मध्य एशिया के संपर्क से भारतीय संस्कृति में किन तत्वों का समावेश हुआ, इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ऑप्शन में आपका यहाँ पर रहेगा ईंटों के कुओं का निर्माण हुआ था, आप कहोगे बिल्कुल सही है। राज्य शासन में छत्र प्रणाली को अपनाया गया, ये भी सही है। लाल पॉलिशदार मृदभांड को अपनाया गया, ये भी सही बात है। और आपका सेनानी शासन की परिपाटी को अपनाया गया, आप कहोगे ये भी सही है। तो चारों ही ऑप्शन आपके सही है। मध्य एशिया के संपर्क में आने से भारतीय संस्कृति में कुछ समावेश हुआ, आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला। चारों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन और कारण में कौन सा सही है, इसके बारे में बात करें अगर हम, तो अभिकथन कहता है कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है वह 6 समितियां कार्य करती थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए 6 समितियां कार्य करती थी, है ना। और 6 समितियों को 5-5 के भागों में बांटा गया था। टोटल 30 व्यक्ति इसमें शामिल हुआ करते थे। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आपका कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो आप कहोगे ए आर दोनों सही हैं। लेकिन व्याख्या की बात करें तो व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हम ए वाले पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय परिस्थितियों को किस रूप में प्रभावित किया? सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय परिस्थितियों को प्रभावित किया था, किस रूप में? तो ऑप्शन में कहोगे भारत और यूनान के बीच में जो संपर्क था वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आया था, बिल्कुल बात ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत का जो राजनीतिक एकीकरण किया गया था, ये भी ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं का तिथिक्रम निर्धारित करने में से सहायता प्राप्त हुई, आपका कहोगे ये भी ठीक है। तो सिकंदर का जो आक्रमण है भारत और यूनान का, या भारत और पश्चिमी भारत की और पश्चिमी भारत में, तो यहाँ पर कुछ मिलाप या एकीकरण सामने देखने को मिलता है राजनीति का, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे तीनों ऑप्शन आपके सही है, डी वाले पे हम टिक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था। आपको पता होगा पाटलिपुत्र नामक जो नगर था वो उदयन के द्वारा ही बसाया गया था। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन सही हुआ। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, तो आप कहोगे हाँ ये भी सही बात है। तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है, इस जब ये बौद्ध संगति दूसरी वाली हो रही थी तो उस समय स्थविर और महासांगिक में 2 गुटों में जो बौद्ध धर्म है वो बट गया था। तो आप कहोगे दोनों ऑप्शन सही है, तो हम यहाँ पर 1 और 2 दोनों पे टिक लगा देंगे। आपके लिए एक छोटी सी सूचना है, स्किप मत करो वीडियो को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। इस ऐप को डाउनलोड कैसे करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, लिंक से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। और ऐप पर डाउनलोड करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज का सेक्शन मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आप जब क्लिक करोगे तो आपको वहां पर अपनी आरओ एआरओ के एग्जाम्स के लिए 184 टेस्ट मतलब कि 184 टेस्ट के साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 18,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को लगाने को मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह 18,000 क्वेश्चनों में आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, जैसे हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, इन्वायरमेंट के अलग, साइंस के अलग, इकोनॉमी के अलग, यूपी जीके के अलग और आपकी करंट अफेयर्स के अलग, साथ में पीवाईक्यू अलग और फुल टेस्ट अलग। तो आप कहोगे सर ये टेस्ट सीरीज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो अभी जाइएगा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लो, जिससे कि ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज दे पाओ, क्योंकि 27 जुलाई को एग्जाम है। 27 जुलाई तक आप कोशिश करना 1 से 2 दिन मतलब एक दिन में 2 टेस्ट लगा सको, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व हो जाएं और आप अपनी सफलता को सही दिशा दे सको। तो अभी जाके डाउनलोड कर लेना है नट लर्निंग ऐप, ध्यान रखिएगा। कहो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप सर्च भी करो हमारे ऐप को, आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, नट लर्निंग ऐप नाम से। बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कॉपर, जिंक, निकेल के मिश्रण से निम्नलिखित में से किस प्रकार की धातु का निर्माण होता है। अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि कॉपर, जिंक और अगर निकेल को मिला दिया जाए तो कौन सी धातु का निर्माण हो जाएगा, तो आप कहोगे जर्मन सिल्वर का। कौन सी? जर्मन सिल्वर धातु का जो है निर्माण को किया जाएगा। एक चीज यहीं पर आपको ध्यान रखना है, तांबा और अगर टिन को मिला दिया जाए, तांबा और अगर टिन को मिला देते हैं तो कौन क्या बन जाता है, तो कांसा बन जाता है। क्या? कांसा बन जाता है, आपको ध्यान रखिएगा। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलेयता के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, बताइए। विलेयता के संदर्भ में कह रहा है कि सही बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है। देखते हैं, गैसों की द्रवों में जो विलेयता है वो ताप और दाब के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता भी बढ़ती जाती है। तो आप कहोगे दूसरा भी सही है, हम सी वाले पे टिक लगाएंगे, 1 और 2 दोनों यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताखोरों के द्वारा जो श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो टैंक होता है उसमें किस प्रकार की गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इनमें से चारों में से एक गैस ऐसी है जो गोताखोर आपने देखा होगा पीठ पे टांगे रहते हैं एक सिलेंडर टाइप में, उससे वो लेते हैं सांस, लेकिन उसमें इनमें से कौन सी गैस नहीं होती है। तो आप कहोगे नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी होती है, हीलियम भी होती है, लेकिन आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइड होता है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलिए, हीलियम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। हीलियम के बारे में कह रहा है कि सही इसमें से कथन बताओ कौन सा है। यह एक अज्वलनशील हल्की गैस होती है हीलियम। आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है, ऐसा होता भी है ना। दूसरा कहता है कि इसका उपयोग जो है गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है, मतलब कि कूल्ड न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उनमें किया जाता है। दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हम सी वाले पे टिक लगाएंगे। यह एक अज्वलनशील हल्की गैस होती है और इसका जो गैस का प्रयोग है वो कूल्ड नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में किन आयामों से लैंगिक समानता को विकास को मापा जाता है। तो आप कहोगे आर्थिक भागीदारी का अवसर में, बिल्कुल ठीक। शिक्षा में प्राप्ति के लिए, ये भी सही है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के लिए, मतलब कि हेल्थ सर्वाइवल के लिए, ये भी सही है। राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, आपके चारों ऑप्शन सही हैं। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 डी वाले पे सही है। वैश्विक लैंगिक जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है उन सभी में जो मेजरमेंट किया जाता है आपके चारों ऑप्शन के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गरीबी रेखा निर्धारण पर रंगराजन समिति के द्वारा अखिल भारतीय स्तर गरीबी रेखा के रूप में शहरी एवं ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग जो व्यय है वह कितना निर्धारित किया गया था। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए रंगराजन समिति जो गठित की गई थी, उन्होंने शहरी और ग्रामीण के लिए मासिक प्रति व्यक्ति जो खर्च है वो कितना निर्धारित किया हुआ है। आप कहोगे शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपए का इन्होंने क्या किया था, उपभोग का व्यय निर्धारित किया था। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था। तो पीएम आपकी अन्नदाता जो आय संरक्षण अभियान की शुरुआत है किस वर्ष शुरुआत की गई थी। आप बोलोगे वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत को किया गया था। ध्यान रखना है 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 2018 से लेकर 2025-26 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है इसकी अवधि को। इसका लक्ष्य क्या है, किसानों को उनकी जो उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब कि एमएसपी है, उसका लाभ दिलाना इसका
उद्देश्य है। साथ में इसकी नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान जो कल्याण मंत्रालय है इसका नोडल मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्रियान्वयन क्षेत्र की बात किया तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके दायरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर कृषि क्षेत्र में सब्सिडी की अवधारणा को लागू किया गया था। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सब्सिडी की अवधारणा को जो लागू है वो आपकी लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर किया गया था। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिकथन और कारण है। अभिकथन कारण क्या कहता है, अभिकथन कहता है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सभी को पता है। कारण कहता है कि कृषि सकल घरेलू उत्पाद जो आपकी जीडीपी होती है उसमें 18.2% का योगदान जो है वो देती है। लगभग 43.3% की आबादी जो है उसको कृषि क्षेत्र से रोजगार में मिलती है। आप कहोगे दोनों ऑप्शन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, इसीलिए हम सी वाले पे टिक लगा देंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के संदर्भ पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। इसकी शुरुआत 2019 दिसंबर में की गई थी, दिसंबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें केंद्र सरकार की 39% की हिस्सेदारी को देखा जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हम ए वाले पे टिक लगाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। जीएसटी परिषद के संदर्भ पर विचार कीजिए, तो जीएसटी काउंसिलिंग के बारे में विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, कैसा है, संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी जो अध्यक्षता है वो करते हैं, तो आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हम ए वाले पे टिक यहाँ पर कवर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 और सूची 2 है, सूची 1 में योजना है और सूची 2 में योजना वर्ष है, तो यहाँ पर मिलान करना है। जैसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की बात की जाए तो आपकी 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात किया है तो इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी। जवाहर रोजगार योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। तो आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे, आपका ए का तीसरा है, बी का आपका कौन सा है, पहला हो जाएगा, सी का आपका दूसरा हो जाएगा, डी का आपका चौथा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन और कारण में कौन सा सही है उसकी बात करते हैं। अभिकथन कहता है कि शून्य प्राथमिक घाटा जो होता है, जीरो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है, वो राजकोषीय अनुशासन का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक है। कारण बताता है कि सरकार को केवल ब्याज भुगतान के दायित्व को पूरा करने के लिए ऋण लेना होता है। आप कहोगे हाँ ये भी सही बात है, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं, ये बात नहीं कर रहा है, तो हम डी पे लगाएंगे, ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसकी बात कर रहा है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स होता है उसके संदर्भ में विचार कीजिए। क्या विचार करना है, यह एक द्विवार्षिक सूचकांक है, मतलब कि यहाँ पर द्विवार्षिक के रूप में इसको सूचकांक है, इसे विश्व व्यापार संगठन के द्वारा निर्मित किया जाता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये आपको विश्व व्यापार संगठन के द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसके, विश्व बैंक मतलब कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको क्या जाता है, निर्मित किया जाता है, तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, केवल आपका एक सही है, तो हम ए वाले पे टिक यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा अभिस्फीति के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो भाई बात कर रहा है कि भाई मॉनेटरी डेफिलेशन के बारे में यहाँ पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कीमतें हैं वो अपने सामान्य स्तर से घटने लगती हैं। जब मुद्रा विस्फीति आती है तो वस्तुओं, गुड्स और सर्विसेज की जो कीमतें होती हैं सामान्य जो स्तर होता है उससे घटने लगती हैं, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। इस स्थिति में आपूर्ति की मांग से अधिक हो जाती है। आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है, हमारा ए और दो दोनों सही है, तो हम ए वाले पे टिक यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है कि मृदा में जो उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो आप कहोगे कथन बिल्कुल सही है, अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण बताता है कि पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, गलत लिखा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, तो आप कहोगे ए वाला सही रहेगा, किंतु आर वाला आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस विकार के कारण मनुष्य का जो कद है वो छोटा होता है। मनुष्य का जो कद है वो छोटा होता है डाउन सिंड्रोम के कारण। किसके कारण, डाउन सिंड्रोम के कारण मनुष्य का कद जो है वो छोटा होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा सही है उसके बारे में बात करेंगे हम। अभिकथन कहता है कि निकट दृष्टि दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास में आ जाता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। कारण है कि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनने लगता है। तो आप कहोगे कारण तो बिल्कुल सही है, तो ए और दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी यहाँ पर सही की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इधर फिर से अभिकथन और कारण है। कहता है कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है विकार से प्रभावित महिलाओं में
बांझपन की समस्या आ जाती है। ध्यान रखना है, टर्नर सिंड्रोम विकार से प्रभावित जो महिला होती है उनमें बांझपन मतलब कि उनमें बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बांझपन की समस्या को देखा जाता है। बिल्कुल कहोगे सही है। कारण है कि इस विकार से प्रभावित जो महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक है उनका लक्षणों का अभाव हो जाता है। तो आप कहोगे सेक्सुअली यहाँ पर अभाव हो जाता है, तो आपका दूसरा वाला भी कारण सही है। तो हम ए पे टिक लगाएंगे, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित युग्म का सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे विटामिन ए की बात किया है तो विटामिन आपका रात्रि अंधता से संबंधित है, बिल्कुल बात ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी रोग से संबंधित है, ये भी सही है। विटामिन डी रिकेट से संबंधित है, ये भी सही है। विटामिन के की बात किया तो मांसपेशियों कमजोरी से संबंधित नहीं है, जबकि विटामिन के रक्त के थक्का जमने से संबंधित है। तो आप कहोगे डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कह रहा है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, बात कहोगे बिल्कुल ठीक है। वनस्पतियों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहता है, आप कहोगे दूसरा भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेलुलोज के संदर्भ पर विचार कीजिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो सेलुलोज के बारे में विचार करना है कौन सा सही है, तो यह विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है, बिल्कुल बात ठीक है। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, नहीं ये गलत हो जाएगा, यह एक अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, आपको ध्यान रखना है। आपका ऑप्शन केवल यहाँ पर ए वाला रहेगा सही, बिल्कुल ठीक है। तो यह कैसा पदार्थ है, और ये भी ध्यान रखना है एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा है, कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेधक के रूप में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में निषेधक के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, आप कहोगे हेलोथेन का। किसका, हेलोथेन का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही नहीं है, इनमें से देखना है गलत कौन सा है। माइकल फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से संबंधित है, बिल्कुल ठीक लिखा है। जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंगों से संबंधित है, ये भी सही है। जे टॉमसन, भाई जे टॉमसन आपका प्रोटॉन संबंधित नहीं है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। किससे, इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, आपका ऑप्शन सी वाला गलत था। और रोडोल्फ हर्ट्ज की बात किया है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ मूल राशि है और एक तरफ एसआई का मात्रक है, तो मूल राशि और एसआई के मात्रक से मिलान करना है कि कौन सा यहाँ पर किससे। अगर हम बात करें आपका, एक मिनट, ठीक है, अगर हम बात करें द्रव्यमान आपका किलोग्राम से मिलेगा। आपकी बात की जाए विद्युत धारा आपकी किससे मिलेगी, एम्पियर से मिलेगी। ऊष्मागतिक की ताप की बात की जाए आपका केल्विन से मिलेगा। पदार्थ की मात्रा आपकी मोल से मिलेगी। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सदिश एवं अदिश राशियों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सदिश और अदिश राशियों के बारे में कह रहा है, अदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, गलत लिखा है। सदिश राशि वह राशि है जिसमें मात्र परिणाम होते हैं, परिमाण होते हैं, आप कहोगे ये भी गलत है। ठीक है, तो दोनों गलत है, ना तो हमारा पहला सही है ना ही हमारा दूसरा सही है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मोटर कार में द्रव चालित ब्रेक भौतिकी के किस नियम पर कार्य करते हैं। जो मोटर कार होती है उसमें द्रव चलित जो ब्रेक होते हैं भौतिकी के किस नियम पे कार्य करेंगे, आप कहोगे पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, पास्कल के लॉ पर यह कार्य करते हैं। पृष्ठ तनाव के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पृष्ठ तनाव के बारे में कह रहा है, संयुक्त कथन बताओ कौन सा है। पृष्ठ तनाव की परिघटना द्रव एवं गैस दोनों में देखने को मिलती है। ध्यान रखिए, केवल द्रवों में हो सकती है, गैस में नहीं होती है। तो किसमें हो सकती है, केवल द्रवों में हो सकती है, तो पहला वाला गलत हो गया है। पृष्ठ तनाव का जो मान है ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो ये भी गलत लिखा है। पृष्ठ तनाव का जो मान है ताप वृद्धि के साथ बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। क्या होता है, कम होता है, तो दूसरा वाला भी गलत है। तो हमारा ना तो पहला सही है ना ही हमारा दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारित अधिक है। विशिष्ट ऊष्मा किसकी धारित सबसे ज्यादा होती है अगर बात करें पदार्थों में, तो आप यहाँ पर कहोगे जल की। किसकी, जल की। नेक्स्ट आता है कि भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि सत्य कथन बताओ कौन सा है। जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 17.7% रही है, बिल्कुल सही है। महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत में 10 की वृद्धि पुरुषों से अधिक रही है, आप कहोगे दूसरा भी सही है। हमारा सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपके ऑप्शन सही है।
भारत में प्रथम जनगणना किस ब्रिटिश गवर्नर के कार्यकाल में की गई थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट में आपको लिखना है 87 का आंसर आपका ये है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत में जो जनगणना है पहली बार वो किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में की गई थी, और इसका आंसर सच सच बताना है आप लोगों को, बिल्कुल है ना, किसी से नेट से वगैरह वगैरह नहीं टच करना है, बताना है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन के काल में से किसके कार्यकाल में प्रथम जनगणना की गई थी, सभी को बताना है जितने भी लोग भी वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। तो यह स्वतंत्र भारत की 6वीं जनगणना है, गलत हो जाएगी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ना कि 6वीं जनगणना है। ठीक है, इस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। आप कहोगे दूसरा सही है, तो हमारा रहेगा केवल दूसरा वाला यहाँ पर सही। नेक्स्ट बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? मतलब कि जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में रही है। वो कौन से राज्य की है? आप कहोगे नागालैंड राज्य की। ध्यान रखिए, नागालैंड की राज्य की 0.58% जो जनसंख्या है वो माइनस में रही है। भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? बताइए। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर आएगा क्योंकि पहले नंबर पर है बिहार। कौन सा है? पहले नंबर बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 है, जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व आपका 1028 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन केवल एक सही है, हम ए पे टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ड्रुक गिलाल्पो से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रक गिलाल्पो से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन किस देश ने दिया है? आप कहोगे भूटान देश के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 के संदर्भ पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल ठीक है। इस उद्योग में संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है। आपका दूसरा भी सही है, तो हमारा एक और दो दोनों सही है, हम ए वाले पे टिक लगा देंगे। मार्च 2024 में चर्चा में रहे अग्रे एवं अक्षय निम्नलिखित में से क्या है? अग्र और अक्षय की बात कर रहा है, क्या है जो मार्च 2024 में चर्चा में थे? आप कहोगे नौसेना जहाज हैं दोनों, जिसका नाम अग्रय और अक्षय है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पैरालंपिक खेलों के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पैरालंपिक के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक को जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात कर रहा है। आप बोलोगे अवनी लेखरा बनी है। कौन सी? अवनी लेखरा बनी हुई है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देख लेते हैं, विचार करते हैं। विचार करना है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है, बिल्कुल ठीक लिखा है। अक्षय ऊर्जा क्षमता विकास और विस्तार के लिए समर्पित है। आप कहोगे ये भी सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन रहेगा। दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। 7वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो 70वें आपके राष्ट्रीय बात कर रहा है कि 70वें आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा के बारे में विचार करना है। कौन सा कथन सही है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार अट्टम को मिला हुआ है। कौन सी? अट्टम को। इंग्लिश में देख लो, अट्टम को मिला है, बिल्कुल ठीक लिखा है। सिनेमा पर लिखी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया है। आपको ये भी सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता को उत्सव मनाने के लिए किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है? देखो भैया, राष्ट्रीय नेशनल स्पेस डे के रूप में भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर उत्सव मनाया है, और इन्होंने 23 अगस्त को, किसको? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इन्होंने घोषित किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त को। नेक्स्ट आता है, सितंबर 2024 में पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित किया गया? आप बोलोगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किन्हें यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल में रामचरितमानस को, पंचतंत्र को, साहित्य के लोक लोचन को, तीनों को आपको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल सम्मिलित किया हुआ है। हमारा ऑप्शन डी वाला रहेगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट
बात करेंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा जो कार्यशाला है उसके संदर्भ पर विचार कीजिए। विचार करें तो इसके दूसरे संस्करण का जो आयोजन है कोची में INS द्रोणाचार्य पर किया गया था। बिल्कुल ठीक है, यह हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास के रूप में मनाया जाता है। आपका वो ये भी सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो हमने आज यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी क्वेश्चनों की बात करेंगे। साथ में आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संस्कृति IAS की नहीं, संस्कृति IAS के साथ साथ में हम यहाँ पर आपको मेक IAS की भी टेस्ट सीरीज को चला रहे हैं। और मेक IAS के बाद बात किया है तो GS वर्ल्ड की भी चल रही है, हमारी कुछ GS वर्ल्ड की लग चुकी हैं। अगर बात करें हम दृष्टि की भी लगा रहे हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विस की लग रही है। लगभग 4 से 5 कोचिंगों की लग रही है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसको डाउनलोड करके आप लोग नट लर्निंग ऐप को ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो। एक बार जरूर जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो वीडियो को बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।